हाय दोस्तों, सर शाह यूपीएससी में आप सबका स्वागत करता हूं और एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं हिंदी का वीडियो लेकर के। आप बहुत कह रहे थे कि हिंदी में क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, थोड़ा सा पढ़ाया जाए, थोड़ा समझाया जाए उसके बारे में। तो हिंदी का पूरा बैच हम आपको पढ़ाएंगे। आपको पता है D SSB के में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे और ये सिर्फ आपका टीयर फर्स्ट में काम आएगा, सिर्फ टीयर फर्स्ट में काम आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको टीयर फर्स्ट में सारी चीज़ ऐसे पढ़ा दूँ ताकि आपका एग्ज़ाम कहीं भी दिक्कत ना हो, आपको सब समझ में आ जाए कि अच्छा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए टीयर फर्स्ट में आपको पता है कि डी का जो डी का एग्ज़ाम होगा, इसका ASO का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 2 ना, जो 10 ग्रेड 2 का है, उसका जो एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम में जो टीयर फर्स्ट होगा, उस टीयर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके। पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी मान लेते हैं, दूसरा इंग्लिश मान लेते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज का पेपर हो गया। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ये हो गया हमारा लैंग्वेज का पेपर। इसके साथ दो तीन देख लेते हैं कौन कौन सा है। 2 और 3 ये अगर मैथ मान लें हम, एक मैथ्स है और दूसरा रीजनिंग है, ये 4 सब्जेक्ट हो गया। एक और कौन सा है, GS GK, या बहुत लोग इसे GA भी बोल देते हैं, है ना। जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, जनरल नॉलेज कह सकते हैं, जनरल स्टडीज़ कह सकते हैं। ओके, आपको कन्फर्म हो गया। ये 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे और 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है। और ये इसमें 200 क्वेश्चन भी होते हैं और 2 घंटा, इसको 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना होता है आपको पता है सबसे सही तरीके से। तो आइए उसी क्रम में हम हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, जरा वो देखते हैं। सबसे पहले छोटी जानकारी देते हैं, ज़्यादा ये कुछ है नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन आपको जानने के लिए हिंदी वर्णमाला क्या होती है। हिंदी वर्णमाला में आपको पता है 2 चीज़ें मिलकर बनता है, एक बनता है स्वर मिलता है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं वॉवेल और इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट होता है, ये वॉवेल होता है। ओके, तो ये हमारा स्वर, जैसे अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ अन आ, ऐसे बोलते हैं। अब अगर व्यंजन की बात करें तो ये वर्ग होता है, इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग में ये वाला पूरा आएगा, चा वर्ग में छा चा छा जा जा झा यहाँ आएगा, टा वर्ग में टा ठा डा डा ढा अड़ा आएगा। अच्छा, ये जो ढा है ये वाला देखिए, ये ऐसे बनता है और एक ढा ऐसे बनता है, ढा। तो ये हो गया कढ़ाई, कढ़ाई वाला ये कढ़ाई वाला ढा हो जाएगा हमारा, और ये ढक्कन वाला हो जाएगा, ढक्कन। तो अंतर है कढ़ाई और ढक्कन, तो इसलिए आप ध्यान रखना कहीं गलती ना हो जाए। ये ता वर्ग है, ता था दा धा ना, पा वर्ग हो जाएगा, पा फा बा भम्मा, और यार वर्ग हो जाएगा, यार अलावा शाह। फिर ये भी हमारा वर्ग हो जाएगा, शाह सा हा। ठीक है, तो अब आपको याद करना है इसको कि मैं कैसे याद करूं कि कौन सा वर्ग कहा जाता है। इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा एक हमारे सामने है, उसको बोलते हैं हम ट्रिक। कैसे याद करेंगे इन वर्गों को, आप सिंपल से याद रखो, कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, गजब। अब देखो ये, इससे आपको वर्ग याद हो जाएंगे, वर्ग। का से का वर्ग, इस चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग, या से या वर्ग, या वर्ग। अब आ गया ना आपके सामने, यही है वर्ग। और ये हमारे सामने ऐसे करके वर्ग दिखे रहते हैं, इसी को हम लिख लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं हम, कचोटता प्यार। ठीक, ऐसे ही हम आपको और भी टिक देंगे ताकि आपको चीजें याद रहें और आप अपने एग्जाम में 40/40 यानी 40 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, 40 मार्क्स के, उसमें आप 40 में 40 लेकर के आए। ऐसी हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ाने की। हिंदी तो बहुत आसान है, इंग्लिश भी आसान है, हिंदी भी आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। मैंने आपको पहले ही GS का वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैंने आपको ज्योग्राफी का वीडियो भी शुरू कर दिया है। मैंने आपको प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिलना शुरू हो जाएगी।
हाँ बस एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें थोड़ा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें आप लोग, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। आइए, एक संयुक्त अक्षर भी होता है, संयुक्त अक्षर में क्ष, इसमें का है और शा है, ये मिलकर के क्ष बन जाता है। त्रा है, ये ता आधा ता है, फिर रा है। ठीक है, देखिए जो आधा है और एक एक है पूरा, मान लीजिए इसमें ता है और ये रा है। अगर ये आधा है, ये पूरा है, तो कहता है कि जो पूरा है ना वो आधे पर सवारी करता है, यानी जो मजबूत है वो कमजोर को पकड़, कमजोर के ऊपर बैठ जाता है, उसको तकलीफ देता है। ठीक है, तो आप समझो इसमें आधा कौन है, ता आधा है कि रा आधा है। इसमें देखो पूरा बना क्या है, ये ता बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है, इसमें रा आकर के घुस गया, कहा कि हम तुम्हारी सवारी, हम बैठ जाते तुम्हारे अंदर, तो इसका मतलब ता आधा हुआ और रा पूरा है इसमें। अब इसमें शा देखो, आपको ये दिख रहा है, शा दिख रहा है पूरा, और ये का दिख रहा है, ये शा पूरा है और एक का आधा है इसमें, शा। तो ये जो शा है ना, ये सवारी करता है का पे, जैसे का बना हुआ था बेचारा, ये कहा कि अच्छा तुम ऐसे बने हुए, एक काम करते हैं, लो बन जाते हैं, तो उस पर सवारी करने लगा ये बंदा, तो उसको बोल दिया कि हम सवारी कर रहे हैं। तो ऐसा समझ सकते हो आप उसको कि कौन सा बड़ा है और कौन सा उसमें छोटा, कौन सा आधा है, आधा है। अब एग्जाम में जो आपकी संभावना बनती है वो ये बनती है, कभी गिनती पूछ सकता है काट ठो। गिनती में जैसे मान लीजिए 39 है, जब वो कहता है ना कि शुद्ध बताइए, शुद्ध शब्द बताने के लिए बोलता है, तो उसमें जैसे 39 है, 38 है, देखो ये 38 लिखा हुआ है, 38। मैं आपको देखता हूँ कहाँ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ, 27, 28, 29, लोग क्या कहते हैं 29 बोलते हैं, 29, 29 बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। वो एग्जाम में आपको ऐसा दे देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, आपको 29 लिखना, 29, 31, 32, 32 नहीं, 32 नहीं, 32, 35 ऐसे बोलना है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, बहुत लोग 39 बोलते हैं ऐसा करके, तो आपको समझना है 39 होता है। आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन शुद्ध करने के लिए, और शुद्ध करने के लिए अगर आ जाता है तो 39 लिख देगा वो, 39 ऐसे लिख देगा वो, 39 वो ऐसे लिख देगा। आप क्या करोगे, आपको लगेगा एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, 39 होता है। 40, 41, 41 नहीं, क्या करेगा लोग ऐसे 41 लिख देगा, 41 ऐसे, तुरंत समझना वो गलत है ना। 41, 42, 43, 43, 44 है, देखिए वो क्या करेगा, आपको ऐसे देगा 44 देगा, दे देगा वो 44 ऐसे लिख देगा वो, ये गलत है, 44 होना चाहिए। 45, 46, 47, 48 एकदम सही, 49, लोग क्या 49 बोलते हैं, 49 बोलते हैं, वहाँ पे गलत हो जाएगा, ये 49 है। हाँ, 51, 51 नहीं, 51, आप याद रखना प्लीज मेरे बात, आप गौर से करिए, शुद्ध शब्दों में ये आता है और पूछ लेता है, कहीं से पूछ सकता है वो। अब 52, 53, 54, अब ये 54 है यार, 55, 56, 57, 58, 59, 59 नहीं है बल्कि 59 है, देखिए आधा ना नहीं पूरा ना है ये, 60, 61 है, ये 61 नहीं 61 है, 61, 62, 63, 66, देखो ये 66 नहीं है, लोग इसको बोलेंगे 66, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, लिखेंगे 66, 66 बोलेंगे, 66, 66 ऐसे बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये 66 सही है। प्लीज़ आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना, ये सब चीज़ों को कभी भी एग्जाम में। 67, ठीक, 68 नहीं, 68, 68, वो लोग क्या करेंगे, वो यहाँ बिंदु लगा देंगे, एग्जामिनर बिंदी लगा देगा आपको ना। 69 सही है, 71, 72, 73 ये सही, 74 समझ में आएगा आपको, 75, 79, 79 वो क्या करेगा आपसे, ये क्या करेगा 79 ऐसे एग्जाम में देगा, और कहेगा कि शुद्ध बताइए, और उस आपके ऑप्शन में ये वाला भी रहेगा, पर नहीं नहीं 79 नहीं होता है, आप काट दोगे, तो आपको 79 काटना है ना कि 79 काटना है। ठीक है, अभी एक और दिखाते हैं आपको, ये 79 और ये 89, 89 वाला 89 होता है, 89 और ये 79 होता है, तो याद रखना आपको 79 बोलना ना कि 79 बोलना है। 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, हमने कह दिया, इसको 88 बोलने लगते हैं लोग, और एग्जाम में पूछता कि अच्छा भाई बताओ 88 क्या, ऐसे ऐसे करके लिख देगा वो, और वो गलत हो जाएगा, आपको 88 ये सही है।
प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जहाँ जहाँ मैंने गोला किया है ना, एक बार आप उसको ज़रूर देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद 91 बोलते, बहुत बहुत लोग बोलते हैं 91, ठीक है, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, बोलते बोलते 99, ऐसे 99 बोलते हैं। तो वो एग्जाम में ऐसा दे देगा आपके सामने, चलो बताओ सही शब्द कौन सा है, बताओ आप। तो वहाँ पे आप जो है गच्चा खा जाओगे, आपको तकलीफ तुरंत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ मिलते जुलते उच्चारण वाले परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। आपको खूब आपसे एग्जाम में पूछेगा ऐसे ही, आपको अर्थ दे देगा, आप कहेगा इसका अर्थ बताइए आप। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण प्रायः एक जैसा होता है, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसे कुछ चुने हुए शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, मतलब कि उच्चारण तो सेम लग रहा है, प्रायः एक जैसा है, प्रायः शब्द लगा हुआ है। प्रायः मतलब एक अपने आप को एक्सक्यूज बना लेता है कि हम एकदम वही नहीं कह रहे जो तुम सोच रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका एक्सक्यूज मिल जाता है कि हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल भिन्न होता है। हमें जो उसका उच्चारण लगता है सेम, लेकिन उसका अर्थ हमें भिन्न उसका होता है। ऐसे कुछ दिए हुए चुने हुए शब्द दिए गए यहाँ पे, कुछ दिए हुए, जिसमें पहला है आगम या अगम। आगम किसको बोलते हैं और अगम किसको बोलते हैं, आप ये समझना। आगम होता है आने का भाव या आगमन या शास्त्र। ये शास्त्र आप जब एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तो उसमें जैन या बौद्ध में किसी एक की ग्रंथ को आगम कहा गया। आप मुझे बताओ किसके ग्रंथ को कहा गया है। अगर मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सही तरीके से, तो प्लीज आप बताइए मुझे कमेंट में कि आगम का मतलब क्या होता है, और जो उन कौन से शास्त्र की, क्या जैन धर्म के शास्त्र को कहा जाता है या इसको बौद्ध धर्म के शास्त्र को कहा जाता है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं देखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जो आपके लिए है, ठीक है। जो भी हम पढ़ेंगे ना, जहाँ भी चीज़ें मुझे मिलेंगी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे है, कहाँ कहाँ रिलेट कर सकता है, और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है वो हम आपको बताएंगे पूरा सही तरीके से। मेरी यही कोशिश रहेगी आपके लिए, ठीक है। अब आगम जो है ना, आने का भाव होता है या आगमन होता है, या हम उसको शास्त्र बोल देते हैं, आगम ये होता है। लेकिन एक वर्ड होता है अगम, इसका मतलब होता है जहाँ जाने में कठिनाई हो या दुर्गम। आप याद रखना, जब वो अनेक शब्दों का एक शब्द पूछेगा ना, उसमें भी ये चीज़ आता है, ये वाला वर्ड आएगा, आपको दे देगा जहां जाने में कठिनाई है उसको क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन में रहेगा दुर्गम, या आप क्या ऑप्शन में आगम हो सकता है या अगम हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कहीं कठिनाई में से पहुंचते हैं उसको बोलते हैं अगम। जहां चलने में कठिनाई हो, अगम, गम मतलब होता है चलना, गमन करना, और अ मतलब लग जाता है तो उसका मतलब नहीं, जब गमन नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, उसको बोलते हैं। और दुर्गम मतलब बहुत ऐसा ऐसा गम है, ऐसा गमन रास्ता, ऐसा रास्ता है जहाँ पे बहुत दुश्वारी होती चलने में, उसको बोलते हैं दुर्गम। तो अच्छा वर्ड तो दुर्गम ही होता है, लेकिन उसको हम अगम भी बोलते हैं, जहाँ हम जा नहीं सकते। अगम है, अगोचर ऐसे बोलते हैं, अगम अगोचर बोलते हैं उसको। तो आगम और अगम में आपको ये है। एक होता है अयश और एक होता है अयस। अगर बड़ा शा लग रहा है, जो शा करके आता है, जो शीटी की तरह आवाज आती है, अयश। यश मतलब होता है किसी का नाम होना, किसी का अच्छा नाम, किसी की तारीफ होना, उसको बोलते हैं इसका यश बहुत ज्यादा है, ऐसे बोलते हैं यश बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आ लगा दोगे उसके उसके पहले तो इसका मतलब नहीं है जिसका यश, तो इसका मतलब बुरा नाम, बदनामी, जो बदनाम में रहता है उसको बोलते हैं अयश। उनको अयश मिला, उसको बदनामी मिली है। बदनाम और बदनामी दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कभी नाउन बन जाता है, संज्ञा बन जाता है, कभी जो है विशेषण बन जाता है। ये बहुत ध्यान से समझना है आपको, एग्जाम में पूछ लेता है। हम आपको आगे वीडियो आती जाएगी, मैं आपको समझाता रहूंगा ऐसे ही कि कब किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और अयस क्या होता है, अयस क्या होता है, लौह धातु होती है और लोहा होता है। जब आप एंशिएंट पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि इस लोहे को अयस बोला जाता था। जब आप मौर्य से पहले जाएंगे, जब आप वहां पे वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक में अगर लोहा तो अगर मिल रहा है आपको उससे, जब आप ये मौर्य काल में आएंगे तो वहां पे अयस बहुत ज्यादा मिल रहा था आपको। तो इसलिए जनपद काल में जब आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको अयस दिखेगा। तो वहां पे एंशिएंट इंडिया में आपको अयस मिलता था। अयस का मतलब होता था लोहा या लौह धातु, ठीक है। तो अयश और अयस में अंतर यही है। एक हो जाएगा हमारे सामने जो बुरा नाम होता है या बदनामी वाला होता है, दूसरा हमारे अयस हो जाता है लौह धातु या लोहा हो जाता है।
एक होता है अकथ, एक होता है अथक। अथक, थक मतलब थकना, थकना होता है, और हमने आ लगा दिया बिना थके हुए, और हमने कह दिया अकथ, कथ मतलब होता है कहना, तो कथ मतलब कहना, और अ मतलब आ लगा दिया नहीं मतलब नहीं कहना, तो अकथ मतलब हो जाएगा जो ना कह सकने योग्य है उसको बोलते हैं अकथ, और अथक बोलेंगे जो थके बिना कोई काम कर रहा है, वो अथक काम करता, अथक प्रयास करता, बोलते हैं ना कि वो अथक प्रयास में लगा हुआ है, अगर ऐसा कर रहा है तो वो अथक है, वो अथक प्रयास में ही बिना थके हुए काम कर रहा है। और एक है अभय, किसी का नाम होता है अभय, और एक आता है उभय। उभय मतलब होता है दोनों, दोनों ही, जैसे ये भी और वो भी, उभय। आप पढ़े होंगे जब मैथ में पढ़ते हैं ना कि एक आपको प्रूफ करना होता है तो एक लाइन होती है जो इसकी भी होती है और उसकी भी होती है, सब कहते हैं कि ये उभय लाइन है, ये दोनों की लाइन है इसकी, यानी ए की भी लाइन है और बी की भी लाइन है। हम बोलते हैं ट्रायंगल, जैसे हमने ऐसा ट्रायंगल बनाया ए बी सी, हमने एक लाइन खींचे बीच में, हमने कहा इसको ई, तो हमने कहा कि ए बी ई और बी ई सी, इन दोनों में जो बी सी है ना ये अभय लाइन है, उससे उभय लाइन है, ये उभय, इसकी भी है और इसकी भी है, यानी दोनों ही। और अभय मतलब होता है बिना डर के या भय रहित। अभय मतलब होता है भय मतलब होता है डरना, और अ लगा दो जिसके सामने, तो मतलब नहीं डरना, तो हो जाएगा बिना डर के या भय रहित, और उभय हो जाएगा दोनों ही। ठीक है। और आपके सामने एक वर्ड आता है आसक्त, और एक होता है अशक्त। ठीक है। शक्त मतलब होता है थोड़ा सा ताकत से होती है, शक्ति से लिया जाता है शक्त को, और अगर आप लगा दोगे उधर आ लगा दोगे, इसका मतलब अगर नहीं है जिसके पास शक्ति, इसका मतलब दुर्बल है वो, और या कमजोर है वो। और आसक्त मतलब होता है प्रेम में लीन या आकर्षित, अगर किसी के प्रेम में आप आकर्षित हो रहे हो, किसी के प्रेम में आप लीन हो जा रहे हो, तो उसको बोलेंगे आसक्त। तो आप सामने को कहोगे कि मैं इससे आसक्त हूँ, मैं, अगर आप पढ़ने से बहुत आसक्त होते हैं, मैं पढ़ने में लीन हो गया, मैं प्रेम में लीन हो गया, मैं किसी लड़की से या किसी लड़के से या घर वाले से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उनसे आसक्त हूँ, मतलब उनसे छूटना मुश्किल है मेरे लिए, ऐसा बोलते हैं आसक्त। वो वर्ड होता है जब हम बात करते हैं इस तरह से कि हम आसक्त हैं, यानी उसको छोड़ देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो माँ बाप से आसक्त हो जाता है, और अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से अगर आपको आसक्ति हो जाती है, आसक्त उसको बोलते हैं, प्रेम में लीन होना, आसक्त और आशक्त इस तरह से। आपके एग्जाम में आएगा कि अब इसका जो है एग्जाम में क्या आएगा कि प्रेम में लीन अगर कोई है तो उसको क्या एक वर्ड में क्या बोलेंगे, आपके लिए ऐसा ऐसा एग्जाम आएगा, एग्जाम में आएगा। और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये अशक्त भी दे देगा आपके ऑप्शन में, ताकि आप कंफ्यूज हो मैं कौन सा चुनूं, आसक्त चुनूं कि अशक्त चुनूं, ये इसलिए जानना बहुत जरूरी है। एक होता है अस्थि और एक होता है अस्थि। अस्थि मतलब होता है, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, बोला ना अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें जो लास्ट में अस्मि लग के आ रहा है ना, वो है से उसका जो है संबंध बताएगा वो थोड़ा सा। ठीक है। अस्थि मतलब है होता है, या होने का भाव होता है, अस्थि होने का भाव होता है, तथास्तु बोलते हैं वो, थोड़ा सा ये लगा रहता है उसमें। और अस्थि मतलब होता है हड्डी, जो बोन होता है उसको बोलते हैं अस्थि, और अस्थि बोलते हैं है को। और अपेक्षा, किसी से आपने अपेक्षा रखा कुछ चीज, आवश्यकता या चाह, जब किसी से आप कुछ अपेक्षा रखते हैं, कुछ चाह रखते हैं, कुछ आप उससे तमन्ना रखते हैं सामने वाले से मुझे कुछ मिल जाए, वो कहते हैं अपेक्षा, बोलते हैं उसको अपेक्षा। और एक होता है उपेक्षा, जब किसी की आपको अवहेलना करनी होती है, ध्यान न देना, अगर कोई आपसे बातें कर रहा है लेकिन आप मुंह मोड़ कर उधर कर ले, इसका मतलब क्या हुआ, आप उस इंसान से, उस इंसान की उपेक्षा कर रहे हो, उस इंसान से जो है उस इंसान की अवहेलना कर रहे हो, उस इंसान पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप, उसको बोलते हैं उपेक्षा। और अपेक्षा होता है ये एक्सपेक्टेशंस, आप बहुत उस पर, आपकी आवश्यकता है, बहुत नीड्स है, आप उस पर, आपसे अपेक्षा है कि आप यह काम करोगे, जिससे आपके घर वालों की अपेक्षा है कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, और मुझसे अपेक्षा, मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो ये मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। लेकिन उपेक्षा क्या होती है कि आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपको देखा और तुरंत उसने मुंह मोड़ लिया, तो इसका मतलब कि वो आप उपेक्षित हो गए, और आपको उपेक्षा किया गया, वहां से आपकी अवहेलना कर दी गई वहां पे, ध्यान न देना। ठीक। तो आप याद रखना जब भी आपके एग्जाम में कुछ ऐसे अनेक शब्दों की एक शब्द आएगा या दो कंफ्यूजन शब्द आएंगे, तो आप समझ जाना कहाँ पे अपेक्षा लगाना है और कहाँ पे उपेक्षा लगाना है। एक होता है अवशेष और एक होता है अविशेष। विशेष मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, और आ लगा दीजिए। अविशेष, अविशेष मतलब कोई मामूली सा, कोई साधारण सा। एक हमने कहा विशेष, कोई विशेष प्रकार का व्यक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और दूसरी वजह से हमने आ लगा दिया, तो महत्वपूर्ण जस्ट उल्टा क्या होता है, कोई साधारण व्यक्ति है, कोई मामूली सा व्यक्ति खड़ा है हमारे सामने, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं खड़ा है हमारे सामने, उसको बोलेंगे अविशेष।
लेकिन अवशेष क्या होता है? बचा हुआ या शेष अंश, अवशेष बोलते हैं उसको। अवशेष मतलब बचा हुआ अंश, या हमारे हम बोल सकते हैं बचा हुआ या शेष अंश बोल सकते हैं हम वो। एक होता है असार, एक होता है आसार। अगर हमने असार बोला, जो जिसको बोलते हैं सार, सार का उल्टा असार होता है। अगर हमने कह दिया सार, तो सार का उल्टा असार। तो असार मतलब होता है सारहीन या तत्व, तत्व रहित सॉरी। असार का मतलब होता है सारहीन या तत्व रहित, और आसार मतलब होता है भावी लक्षण। कहते हैं ना तेरे आसार समझ में आ रहे हैं कि तू आगे क्या क्या करने वाला है, ऐसे बोलते हैं। तो भावी लक्षण तेरे दिख रहे हैं, तेरे चिन्ह दिख रहे हैं, तेरे संकेत दिख रहे हैं, तेरे आसार दिख रहे हैं। तो कहते नहीं कि अभी बारिश होने के आसार है, बारिश होने की आसार बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? बारिश होने का संकेत है, ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है। और कहते हैं ना कि जो अभी तेरी हरकत है ना, आसार लग रहा है कि तू आगे चल कुछ और करने वाला है। तो ऐसा लगता है भावी लक्षण तेरे दिख रहे हैं कि तू आगे चलकर कुछ ऐसा ऐसा करेगा ही। ऐसे चिन्ह के बारे में ही। तो असार और आसार तो अलग अलग चिन्ह होता है। सार असार जब वो सारहीन होता है, तत्व रहित होता है। एक होता है अवलंब और एक होता है अविलंब। अविलंब मतलब होता है बिना देरी किए हुए या जल्दी करो कोई काम। उसका ना कहते हैं ना कि ये काम तुम अविलंब करो। जैसे मैं तुमसे कहूँ तुम मेरे वीडियो को लाइक अविलंब करो, अविलंब ही तुम मेरी वीडियो को लाइक कर लो, तो इसको मतलब जल्दी ही लाइक करो तुम मेरी वीडियो को, ऐसे मैं अगर मैं बोलूँ। और अवलंब मतलब होता है आश्रय कर, आश्रय या सहारा। किसी को आपने सहारा दिया, किसी को आपने आश्रय दिया, तो हम कह सकते हैं किसी को आपने अवलंब दिया है। ठीक है, अवलंब या अविलंब। एक आता है उसके बाद अवरोध। अवरोध मतलब होता है बाधा या रुकावट। अवरोध, बाधा पड़ जाए, कोई अवरोध आ गया हमारे सामने, कोई बाधा हमारे सामने आ गई, कोई रुकावट हमारे सामने आ गई। और अविरोध मतलब क्या होगा? अविरोध मतलब बिना विरोध के कोई काम हमने किया। जैसे मान लीजिए कि हम सड़क बनवा रहे हैं एक ठो, लेकिन वो सड़क आराम से बन गई, कोई विरोध उस पर नहीं हुआ, तो वो सड़क अविरोध के बन गई। बिना मतलब बिना नहीं लगाना है वहाँ पे, अब बिना विरोध की सड़क बन गई, यानी अविरोध की सड़क बन गई, अविरोध। और अवरोध मतलब बाधा। अगर यहाँ पे कोई बाधा आ गई तो हम कह देंगे यार सड़क बनने में अवरोध आ रहा है या बाधा आ रहा है। लेकिन अगर अगर बाधा नहीं है तो हम कह देंगे अविरोध वो काम हो गया, कोई बाधा उसमें उत्पन्न नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ वहाँ पे। एक होता है असित, एक होता है अशित। असित मतलब होता है जो उजला या गोरा ना हो, असित होता बोलते हैं जो उजला या गोरा ना हो। अगर आप कह सकते हो एक तरह से कोई काला इंसान हो, कोई या मान लीजिए कोई थोड़ा सा सांवला, कोई भूरा टाइप का है, उसको बोलते हैं असित। और अशित किसको बोलते हैं? अशित मतलब होता है खाया हुआ। कोई चीज़ आपके सामने से आम का पेड़, अगर आम के पेड़ नीचे खड़े हो, आपके सामने आम रखा हुआ है, तो आप आम आम को खा रहे हो, तो आपने किसी को आधा पेस्ट कर दिया, तो वो आम अशित है, यानी आधा खाया हुआ आम है, वो खा लिया तो उन्हें थोड़ा सा, तो उसको बोल देंगे खाया हुआ है, अशित उसको बोलते हैं। असित और अशित दो अलग अलग वर्ड होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, एक होता है अभिराम, एक होता है अविराम। अविराम मतलब होता है बिना रुके, विराम मतलब होता है रुकना। अब कहें कि विराम हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ। और अविराम मतलब होता है लग जाए तो बिना रुके या लगातार काम करना है। हम वीडियो बना रहे हैं, अविराम वीडियो बना रहे हैं, बिना रुके हुए वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग बिना रुके हुए वीडियो को देख रहे हो, तब ये हो जाएगा अविराम हो जाएगा। उसके बाद अभिराम क्या होता है? अभिराम होता है रूपवान या सुंदर। कोई अभिराम, कोई बहुत ही रूपवान है, कोई बहुत ही सुंदर है, कोई बहुत अभिराम है, उसको ऐसे बोल देते हैं। तो अभिराम और ये अभिराम। एक होता है असी, एक होता है असी। असी, अब ये ध्यान रखना, जब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, पर्यायवाची में ये चीज आएगा, पर्यायवाची में आपकी ये चीज आएगा। और वो कहेगा असी का पर्यायवाची क्या है, उसमें तलवार होगा, खड्ग हो सकता है, ऐसे करके आपके एग्जाम में आएगा, और आपको ध्यान से रखना है ये चीज समझ करके। असी का मतलब होता है तलवार या खड्ग, और अस्सी, अस्सी और अस्सी, अस्सी का मतलब होता है वाराणसी का प्रसिद्ध घाट। अस्सी घाट, आप जब कबीर को पढ़ोगे तो कबीर ने अपने दोहों में अस्सी शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए आप समझ सकते हो कि अस्सी मतलब हो जाएगा, इस वाले अस्सी का मतलब हो जाएगा वाराणसी का प्रसिद्ध घाट है, और इस अस्सी का मतलब होता है तलवार या खड्ग। और ये आपका पर्यायवाची में पूछा जाएगा, आप इसको याद रखिए, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एक होता है अर्ध, एक होता है अर्ध। अब इसमें आधा धा और दा है ये इसमें, और एक ये है, एक एक जगह पे ये वाला धा इस्तेमाल किया गया, एक जगह ये वाला धा इस्तेमाल किया गया है। समझ रहे हैं आप इसको? जैसे मैं अर्ध लिखूं ये नीचे वाला, तो ये हो जाएगा आ, ये हो जाएगा रा, और ये हो जाएगा अर्ध। और अगर मैं ऊपर और लिखूं तो ये हो जाएगा आ, ठीक है, ये हो जाएगा रा, और ये हो जाएगा आधा धा, और ये हो जाएगा दा। आप देखिए, ये है हमारा अर्ध, ऐसे करके है।
ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, शायद मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं इसकी अर्ध की और अर्ध की। अगर हम इस अर्ध की बात करेंगे ऐसे करके, ये मतलब होता है आधा। बहुत ध्यान से देखना है सबको, वर्ड कहाँ यूज किए जाएंगे। और अगर हम इस अर्ध की बात करते हैं, इसका मतलब होता है पूजन का जल अर्पण। जब हम पूजा करते हैं ना, जब हम पूजा करते हैं तो उस पूजा में हम क्या करते हैं, जल को अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं। तो उस अर्पण को, उस पूजन में जल अर्पण करते हम कहते हैं अर्ध करो। अर्ध कर दो मतलब जल को दो। एक होता है आयुक्त, आपको पता है कमिश्नर का नाम होता है आयुक्त, या आयोग का सदस्य होता है उसको भी आयुक्त बोल देते हैं हम। कोई आयोग है उसका जो सदस्य उसको भी आयुक्त बोलते हैं। ये कमिश्नर का नाम तो आयुक्त है ही, आपको पता है कमिश्नर को भी आयुक्त बोलते हैं। एक होता है अयुक्त। युक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, किसी से कोई संबंधित वहाँ पे रिलेशन उसका है, लेकिन आ लग जाता है, इसका मतलब ना के सेंस में इसका आता है। तो जोड़ा हुआ जो नहीं है, मतलब ना जोड़ा हुआ, उसको बोलते हैं अयुक्त। एक होता है विज्ञ, एक होता है अविज्ञ। अगर विज्ञ लिखा हुआ है, याद रखना, इसका मतलब होता है ज्ञान, कोई समझदार ज्ञानी, ऐसा बोलते हैं विज्ञ को। और अलिज्ञा, तो इसका मतलब, अब देखो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम और अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब एक साथ आपको दिख रहे हैं। याद रखना, कहीं भी एग्जाम, अब जब भी 40 क्वेश्चन में आपको सब दिखेगा, आप देखना ध्यान से सब चीजों को। अभिज्ञ होता है अज्ञान, सॉरी अजान, जो जानता नहीं चीजों को, अनाड़ी, जो बेवकूफ टाइप का, अनाड़ी टाइप का। और अभिज्ञ होता है, ज्ञ मतलब होता है ज्ञाता, और अभी यहाँ पे क्या लग गया, प्रत्यय लग जाता है, ये सॉरी उपसर्ग है ये अभी। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने तो आपको बोला कि आ मतलब होता है ना के सेंस में। आप सोचोगे, देखो ध्यान सुनो मेरी बात को, बहुत जरूरी समझना। आपने कहा कि आप सोचे ये कि आ होता है ना के सेंस में, लेकिन यहाँ पे तो भिज्ञ मतलब होता है जानकारी, ऐसा होता है। तो भिज्ञ कोई वर्ड ही नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये ज्ञा वर्ड होता है, ज्ञा, इसका मतलब होता है जानना। और हम इस पे लगा देते अभी, तो वो जानने में मतलब विशेष हो जाता है, वो जानने का। तो हमने आ नहीं लगाया, बल्कि हमने अभी लगाया, उस ज्ञा पे लगाया हुआ है। और आप क्या सोच रहे थे, आप सोच रहे थे कि आप प्लस भिज्ञ है, नहीं, आप प्लस भिज्ञ नहीं है वो, बल्कि अभी प्लस ज्ञा है, ऐसे करके है वो, ये आपको समझना है। अभिज्ञ है वो, यानी जो ज्ञाता है, जो जानकार है, उसको बोलते हैं। अगर हमने अविज्ञ लगा दिए, विज्ञ तो होता है, या यहाँ पे विज्ञ होता है, यहाँ पे एक आपके सामने आ गया विज्ञ, और एक सामने आपके आ गया ज्ञा। अब हमने क्या कर दिया, एक हमको क्या बोला, प्रत्यय और उपसर्ग, हमें उपसर्ग लगाना होता है या प्रत्यय लगाना होता है। उपसर्ग जो आगे लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। हमने यहाँ पे आ लगा दिया उपसर्ग, यहाँ पे अभी लगा दिया उपसर्ग। आ का मतलब ना के सेंस में, तो इसका मतलब ना के सेंस में आ जाएगा, और इसका मतलब इसका पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा। तो ज्ञा मतलब जानना, थोड़ा सा विशेष जानना हो जाएगा। विज्ञ मतलब जो जानना होता है, थोड़ा सा ना के सेंस में, जो नहीं जानता है। इसलिए अभिज्ञ मतलब हो जाएगा ज्ञान या अनाड़ी, और अभिज्ञ का मतलब हो जाएगा ज्ञाता या जानकार। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक होता है अनथ। नत मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, नत कोण होता है एक, नत कोण ऐसे करके है। अगर कोई जो झुका, ऐसे करके झुका, इसको बोलते हैं नत, ये चीज। तो अगर हमने आ लगा दिया, तो जो नहीं झुका हुआ है। तो अनत मतलब वो ना झुका हुआ या सीधा, कोई सीधा खड़ा हो ऐसे करके, वो झुका नहीं है, उसको बोलेंगे अनत। और अनंत मतलब होता है जिसका अंत ना हो। आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ये अनत और अनंत। इसमें जो नत शब्द है, इसका मतलब झुका होना, और आ लगा दिया हमने, उसका मतलब होता नहीं। तो जो झुका नहीं है उसका मतलब होता है। एक होता है अनित्य, एक होता है अंत्य। अब बोला अनित्य और अंत, ये अनित्य शब्द आपको जब एंशिएंट पढ़ोगे, तो वहां पे जो वेद के बारे में बोलेगा ना, वेद कहता है वेद अनित्य है, अपौरुषीण है, ऐसे बोलते हैं ना उसको वहां पे। तो आ का नित्य मतलब होता है रोजाना या लगातार, ये रोज रोज होता है। और आ लगा दोगे जो कभी नहीं होता, नश्वर है, ऐसा चीज है। अस्थाई है वो, मतलब कि स्थाई नहीं है वो, अस्थाई है वो। नश्वर है मतलब वो कभी भी खराब हो सकता है, वो नश्वर है, वो अनित्य है। नित्य मतलब हमेशा रहता, हमेशा रहेगा। अच्छा, वो वेदों को नित्य कहा गया, सॉरी, वेदों को नित्य कहा गया क्योंकि वो हमेशा रहेगा वो। और अनित्य मतलब होता है जो नहीं रहेगा, जो जो खराब हो जाएगा। अनित्य मतलब होता है
नश्वर या अस्थाई, और वहीं पे अंत्य मतलब होता है शब्द का अंतिम वर्ण, उसको बोलते हैं अंत्य। जैसे हमने लिखा कि जैसे हमने लिखा माँ माँ, तो ये अंतिम वर्ण कौन है? अंतिम वर्ण हमारा ये है, अंतिम वर्ण ये है, या ये आ है, तो हम इसको बोलते हैं अंत्य वर्ण। या हम इसी से बना देते हैं अंत्योदय बना देते हैं। आप ध्यान से देखो तो अंत्योदय, इसका मतलब जो एकदम लास्ट छोर में बैठा हुआ इंसान उसको बोलते हैं अंत्योदय, यानी जो सबसे गरीब है उसको बोलते हैं अंत्योदय। ऐसे तो अनित्य हो जाएगा नश्वर और अस्थाई, और अंत हो जाएगा आपका शब्द का अंतिम वर्ण। उसी में आप बात करते हैं अचल की। अचल होता है, चल मतलब होता है जो चल सकता है, गतिशील हो सकता है, तो आ लगा दिए तो आ क्या बन जाएगा आपका, वो गतिहीन बन जाएगा और ये अटल बन जाएगा, यानी वो अटल है वहीं पे। अगर पेड़ है तो ये अटल है यहीं पे, यहाँ से हटेगा नहीं। अगर तुमने कोई बात बोल दी, तुमने बात, तुम्हारी बात अटल है, तुम अपनी बात से बदल नहीं सकते। अगर तुमने कह दिया मुझे DSSB का एग्जाम क्वालिफाई करना और ASO का एग्जाम क्वालिफाई करके मुझे एक पोस्ट चाहिए और दिल्ली में मुझे नौकरी चाहिए, अगर ये बात आपने मान लिया और अटल कर लिया इस चीज को कि नहीं अभी अटल है, तो फिर अटल उसको मान, उसको फॉलो भी करो कि हाँ ये अटल है। तो अचल उसको बोलते हैं कि आपका जो शब्द है वो अचल है, आपका शब्द अटल है, गतिहीन है। यानी कि आपने कह दिया मुझे ये करना है तो करना है, फिर वो बात अटल हो जाएगी, वो बात अटल अचल हो जाएगी, चल नहीं सकती, बस वो वहीं पे रुक जाएगी कि हाँ मुझे DSSB एग्जाम क्वालिफाई करना है तो करना है। ठीक। और अंचल मतलब होता है आंचल या क्षेत्र। अंचल मतलब होता है आंचल या होता है क्षेत्र। ठीक है, कहते हैं ना कि इस अंचल में आप ये काम कर रहे हो, या कह रहे माँ के आंचल में आप बैठे हो, माँ के अंचल में बैठे हो, ऐसे बोलते हैं। तो अचल मतलब है गतिहीन और अटल, और अंचल मतलब होता है आंचल या क्षेत्र। एक होता है अभिहित। अभिहित मतलब होता है कथित तौर पर, उल्लिखित तौर पर, उसे बोलते हैं अभिहित तौर पर। जब आप पत्र लेखन करेंगे बड़े बड़े, अभी कोई और एग्जाम होता है, तो वहाँ जब कथित तौर पर कोई बात कही होती है, उल्लिखित तौर पर कोई बात कही होती है, तो वहाँ पे हम उसको ज़्यादातर यहाँ इस्तेमाल करते हैं अभिहित इस्तेमाल करते हैं, अभिहित इस्तेमाल करते हैं। अभिहित मतलब होता है कथित तौर पर या उल्लिखित हो, और अविहित मतलब होता है अकर्तव्य और अनुचित। विहित मतलब होता है चिहित, मतलब अनुचित नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज है जो उचित है उसको बोलते हैं विहित। आ लगा दिया तो जो उचित नहीं है तो अनुचित हो गया वो। और अकर्तव्य, आपको काम करना था वो काम लेकिन आपने नहीं किया, तो इसका मतलब अकर्तव्य हो गया। तो अविहित मतलब होता है कोई काम आपको दिया गया था और आपको वो काम करना था उचित तरीके से, लेकिन आपने उस काम को नहीं किया, उसको बोलते हैं अविहित। अविहित या अकर्तव्य या अनुचित। एक होता है आगत, एक होता है अगत। अभी हमने आगम और अगम पढ़ा था, आगम और अगम पढ़ा था। अब इसी प्रकार से आगत और अगत है। आगत मतलब होता है आया हुआ, और अगत मतलब तो ना गया हुआ। गत मतलब होता है चलना, गतिशील होना, और आ लगा दिए तो ना चलना, ना गया हुआ। तो गत मतलब हो जाएगा ना गया हुआ, और आगत मतलब होता है आया हुआ। आदि मतलब होता है आरंभ या पहला। आदि कहते हैं ना कि आदि से शुरू करो, या अथ से शुरू करो, ऐसे बोल देते, अथ भी बोल देते। आदि का जो पर्यायवाची अथ भी होता है। तो आदि मतलब होता है आरंभ करना या प्रारंभ करना, और आदि मतलब होता है अभ्यस्त। कहते हैं ना कि हम इसको जो जैसे इंग्लिश बोलते हैं फॉन्ड बोलते हैं इंग्लिश में, मैं इसका शौकीन हूँ, मैं इसका आदि हूँ, नहीं यूज टू यूज करते, सॉरी यूज टू करते, उसको कहते हैं कि मैं इसका आदि हूँ ये काम करने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो आदि मतलब होता है अभ्यस्त, कोई काम करने का अभ्यस्त, कोई काम करने का आदि है। एक होता है आकार और एक होता है आकर। आकर मतलब होता है खजाना या कोष। आप जब एंशिएंट पढ़ोगे तो जो कोषाध्यक्ष होते हैं उनको कुछ आकर करके लगाते थे, तो कोष आकार ऐसे कुछ बोलते थे वो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। कभी आप एंशिएंट पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड जरूर दिखेगा आपको, जहाँ पे कोष और खजाने के अधिकारी को बोला जाता है, किसी अधिकारी को आकर लगा के बोला जाता है। तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, जब आकर लगे रहेगा तो समझ जाना कि आपको खजाना की बात कर रहा है या कोष की बात कर रहा है, और आकार मतलब बनावट शक्ल की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपाद और एक होता है आपात। पाद मतलब होता है पैर तक, और पैर से लेकर के। आ मतलब ये बड़ा आ है, ये ना छोटा आ नहीं है। छोटा आ नहीं है कि ना का सेंस देगा, ये बड़ा आ है, पॉजिटिव सेंस देता है। आपात मतलब होता है पैर तक, यानी सर से लेकर पांव तक, जो कहते हैं ना आपात। तो बस चाहे जहां से लेकर, चाहे सर से लेकर के है, चाहे गले से लेकर के है, लेकिन पैर तक है ये कंफर्म है आपात में। और पैर से लेकर के इसको भी बोल सकते हैं। और आपात मतलब होता है अचानक घटित होना, कोई कहते हैं आपातकालीन ये घटना घटी है, तो उसमें आपातकालीन में वो जो ता है वो आधा है, ये हमेशा आप लोग याद रखना, आपातकालीन में आपात आधा है, सॉरी यार। तो अचानक घटित घटना होती है ये आपात। एक होता है आवास। आवास मतलब होता है निवास स्थान, कह सकते हो इसको, घर घर भी बोलते हैं। एक होता है प्रवास। आवास होता है और प्रवास होता है। प्रवास मतलब होता है प्रदेश आज जाना या प्रदेश में रहना, उसको बोलते हैं प्रवास। आवास, एक होता है आवास जो निवास स्थान होता है, घर होता है, और एक होता है प्रवास जो प्रदेश जाना होता है या प्रदेश में रहना होता है।
एक होता है आसन और आसन। आसन मतलब जिस जगह पे बैठ जाएं आप, जिस पर बैठा जाए उसको बोलते हैं आसन, कहते हैं ना आसन ग्रहण कीजिए आप। तो एक होता है आसन, पास आया हुआ। आसन मतलब होता है पास, पास आया हुआ, ठीक है। एक होता है इत्र, एक होता है इतर। इतर मतलब होता है भिन्न या दूसरा, कहते हैं कि इससे इतर, बोलते हैं ना क्या, धर्म से इतर, धर्मीतर बोलते, धर्मीतर बोल देते हैं उसको। आगे ग्रंथ, ग्रंथ की बात करते हैं हम। कौन से ग्रंथ है ये, धर्मीतर ग्रंथ है ये। भिन्न धर्म से अलग कोई ग्रंथ है ये, दूसरा ग्रंथ। इत्र मतलब क्या होता है, एक सुगंधित द्रव्य या पुष्प सागर भी बोलते हैं, पुष्प सार भी बोलते हैं उसको, इत्र को। या एक सुगंधित द्रव्य होता है वो, ठीक है। उद्दत और उद्धत। उद्दत, अब इसमें उद्दत कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे है ये उद्दत, इस तरह से है उद्दत। और एक है ये उद्धत, ये नहीं, आ ऊ है, आधा दा है, फिर ये ऐसे करके उद्धत, और ये उद्दत। हाँ सही है। कहाँ चला गया, उद्धत उद्धत, ठीक है। उद्धत और उद्धत में बात करते हैं। अब बात करते हैं उपल। उपल मतलब होता है पत्थर, और उत्पल होता है नील या कमल, ठीक है। अच्छा, उद्दत मतलब होता है प्रस्तुत करना या तैयार करना, प्रस्तुत या तैयार, उसको बोलेंगे उद्दत। प्रस्तुत हो या तैयार। और उद्धत होता है अक्खड़ इंसान, बहुत उद्धत है इंसान, बहुत घमंडी इंसान, उसको बोलते हैं उद्धत। और उपल मतलब होता है पत्थर, और उत्पल मतलब होता है नील कमल, ठीक है। आगे देखिए उपकार और अपकार। अपकार मतलब होता है अहित करना, किसी की बुराई हो, वो अपकार होगा। और उपकार होता है भलाई या हित। यानी उपकार और अपकार दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगर भलाई है तो बुराई है, अगर हित है तो अहित है। देखिए, उपकार का विलोम अपकार, और अपकार का विलोम उपकार। भलाई का विलोम बुराई, बुराई का विलोम भलाई। हित का विलोम अहित, और अहित का विलोम हित। तीन विलोम आपके सामने है, और आप जो आपके एग्जाम में पूछेगा वो ये पूछेगा कि उपकार का विलोम क्या होता है, आपको बताना अपकार, या पूछेगा अपकार का विलोम क्या होता है, आपको बताना है उपकार। अब उपकार का मतलब होता है भलाई या हित, और अपकार का मतलब होता है अहित या बुराई, ठीक है। उपेक्षा आपके सामने आएगा तो कहेगा कि उपेक्षा मतलब होता है अवहेलना करना या निरादर करना। अभी अभी एक कुछ देर पहले आया था अपेक्षा और उपेक्षा करके आया था, ठीक है। और वही वर्ड मेरे ख्याल से फिर आ गया, हाँ फिर आ गया वहीं पे। और अपेक्षा मतलब होता है तुलना में, यानी उसकी अपेक्षा में, ये बहुत सही है। बनिस्बत बोलते हैं उसको, बनिस्बत भी बोलते हैं। और अपेक्षा होता है, उपेक्षा होता है अवहेलना करना या निरादर करना। एक होता है कंगाल, एक होता है कंकाल। कंकाल तो आपको पता है ठठरी बोलते हैं उसको, हड्डियों का ढांचा जो देखते नहीं, जो डॉक्टर के यहाँ जाते हो जो वो स्कटर लगा रहता है, उसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं कंकाल बोलते हैं उसको। या कोई जब मर जाता है तो जो उसकी हड्डी कभी कोई निकाल, जो मूवी में दिखाते हैं, को कंकाल जैसा रहता है, उसको बोलते हैं कंगाल। और एक होता है कंगाल। कंगाल मतलब होता है निर्धन या दरिद्र, दरिद्र को भी बोलते हैं कंगाल। और दरिद्र मतलब गरीब भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं कटिबद्ध या कटिबंध। कटिबद्ध अगर कहते हैं किसी काम को लेकर बहुत तत्पर है, वो बहुत कटिबद्ध और उद्धत है, उसको उस काम करने के लिए बहुत उद्धत है, वो काम करना चाहता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक उद्धत आपके सामने ये वाला है, ठीक है। और एक आपको आपके सामने ये उद्धत है, ये उद्धत और ये उद्धत। अब प्रस्तुत है, तैयार है, तत्पर है, कटिबद्ध है, वो वही चीज है, देखिए एक साथ में ही। तो कटिबद्ध का मतलब होता है वो बहुत कटिबद्ध है काम करने को। आप डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत कटिबद्ध हैं, बहुत तत्पर हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत उद्धत हैं आप उससे। और कटिबंध होता है आप जब उसको पढ़ेंगे ऋतु विचार से भौगोलिक क्षेत्र, जब भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे तो कटिबंध उसको बोलते हैं। कि अगर ये पृथ्वी है, उसके बाद ये हमारा विषुवत रेखा है, उसके बाद ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसके बीच का जो जगह बनता है उसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। तो ये कटिबंध ये वाला जोन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जोन। तो ये कटिबंध वो वाला, ये कमरबंध भी बोलते हैं इसको। बहुत लोग देखिए, अगर कोई इंसान ऐसे कड़ा ऐसे ऐसे है, पता नहीं मैं मुझसे बन पा रहा नहीं बन पा रहा, ऐसे करके मानते हैं, तो इसमें कमर में बहुत लोग पहने रहते हैं, कमर ही उसको मान लेते हैं ना ऐसे करके। चलो मैंने इसको कमर मान लेते हैं ऐसे करके। तो फिर यहाँ पहने कमर पहने रहते हैं ना कुछ क्या बोलते हैं, कोई ज्वेलरी पहने रहते हैं लंबा सा, कोई हार और रहता है वो कमर में पहने रहते हैं, उसको कमरबंध बोलते हैं। और ऋतु विचार से भौगोलिक क्षेत्र भी होता है।
एक होता है कटुक और एक होता है कटक। कटुक मतलब होता है कटु विचार, कड़ुआ, बहुत खराब बोलता है, बहुत कटु बोलता है, बहुत खतरनाक बोलता है, लेकिन उसकी बात चुभती है, उसको बोलते हैं कटुक। और कटक बोलते हैं उड़ीसा का एक नगर होता है कटक और सेना। जो कटक आप इस्तेमाल करेंगे वहां पे, जब जो मराठा सरदार थे ना, मराठा सरदार का जो घोड़े थे वो अटक से कटक, अटक कहाँ पे था, श्रीनगर में, और कटक कहाँ है, उड़ीसा में। तो बोलते थे कि हमारे घोड़े जो है अटक से कटक तक नदी नदी का पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, ऐसा बोलते थे। यानी एक हम कश्मीर में अगर अपने घोड़ा रहते हैं तो वहां मेरा घोड़ा पानी पीता है, अगर मेरा घोड़ा कश्मीर से निकल के उड़ीसा पहुंच गया तो वहां पे आराम से पानी पी सकता है। पानी पीने का मतलब वो आराम कर सकता है, और घोड़ा आराम वहीं करता था जहाँ जहाँ उसका जमीन होता है, राजा का जमीन होता था, ऐसा माना जाता है उस वक्त। तो वही बोलता था कि अटक से कटक, कटक मतलब उड़ीसा का एक नगर है, और सेना भी बोलते हैं कटक को। और कटुक बोलते हैं कटु या कड़ुआ। कपीस आपको पता है हनुमान, और कपिश होता है भूरा। वो होता है कपीश फल फल भक भक्ष चारु भक्षणम। एक हम लोग नाइन्थ में पढ़े थे शायद, वो क्या सुभाषितानी में पढ़े थे। जो हनुमान हनुमान के बारे में कही जाती है ना कि मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा दोहा है, कपित कपित फल फल चारु भक्षणम, ऐसे कुछ करके। तो वहाँ पे कपीश करके आता है, कपीश करके आता हनुमान जी के लिए आता है। और आपसे ये कपीश और ये हनुमान आपसे पर्यायवाची में भी पूछेगा, आपसे आप एकदम तैयार रहिएगा पर्यायवाची के लिए भी। और उसके बाद कपिश होता है भूरा। उसके बाद करकट, करकट मतलब कहते हैं कूड़ा करकट यहाँ मत फेंको, तो एक करकट वो होता है कचरा या खरपतवार, और एक करकट होता है केकड़ा। अगर करकट में रा पूरा हुआ तब तो कचरा हो गया, और अगर रा आधा हुआ तो वो केकड़ा हो गया। ठीक है, कचरा या खरपतवार तो करकट बोल देते हैं। एक होता है कलित, एक होता है कीलित। कलित मतलब वो सजाया हुआ या सुंदर, कोई चीज अपने घर किया हो तो अपने कलित किया हो, उसको सजाया सजाया हुआ है। लेकिन एक होता है कीलित, मतलब कील लगी हुई या ठुकी हुई। मान लीजिए आपकी आपके पास दीवार है, दीवार में कीलित कोई कोई फोटो है, तो कहेंगे ना वो फोटो कीलित हुई है, यानी वो फोटो जो है दीवार पर कील से ठोकी गई, कील लगाई हुई है, ठुकी हुई है। एक होता है कुंजर, एक होता है कंजर। ये आपके एग्जाम में पूछेगा, कुंजर का पर्यायवाची क्या होता है, आप बताना। हाथी। कुंजर का पर्यायवाची पूछता है, याद रखना, बिल्कुल आप लिख लो कहीं पे। इसका पर्यायवाची हाथी होता है, पूछेगा आपसे एग्जाम में, 100% पूछेगा। एक होता है कंजर, इसका मतलब होता है घुमक्कड़ जाति, उसको बोलते हैं कंजर। कहते हैं बहुत कंजर किस्म का है, लोग तो कंजर बोलते हैं कंजर, लेकिन कंजर नहीं बल्कि कंजर होता है। तो कहते हैं कंजड़ी जैसे खड़े हो, बहुत कंजर हो, तो वो कंजर होता है, ना कि कंजड़। तो कुंजर होता है, कुंजर होता है हाथी, और कंजर होता है एक घुमक्कड़ जाति। और वहीं पे कुछ या कच, कुछ होता है स्तन, स्तन की बात करते हैं हम, स्तन होता है कुछ। और हम अगर केश यानी कच की बात करेंगे हम, तो केश यानी जो हमारा बाल है उसको बोलते हैं केश यानी कच, और कुछ को बोलेंगे स्तन, बोलेंगे स्तन, छाती जिसको बोलते हैं, स्तन या छाती। अब कांतार, ये आपके एग्जाम में आएगा पर्यायवाची में, जिसको बोले घना जंगल। कांतार मतलब होता है घना जंगल, और कांता मतलब कौन, सुंदर नारी या पत्नी। कांतार और कांतार और कांता दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं, पर्यायवाची में भी आते हैं ये लोग। और यहाँ तक कि कांतार जो है अनेक शब्दों में एक शब्द भी आ सकता है, कि पूछेगा कि घना जंगल के बारे में क्या खेल कहा जाता है, और सुंदर नारी या पत्नी के बारे में पूछेगा तो उसको बोलेंगे कांता बोलेंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार सब्सक्राइब करिएगा जरूर चैनल को। एक होता है काल, एक होता है कल। कल मतलब होता है मधुर, करें कल कल की आवाज आती है, जैसे ये कल होता है। अगर यहाँ नदी बहती है तो यहाँ पे जो नदी से धारा बह रही है, उस नदी में जो लहरें उठती हैं वहाँ आवाज आती है, कल कल की आवाज आती है। तो कल कल होता है मधुर और कोमल या चैन। चैन मतलब वो पहनने में चैन नहीं होती, चैन मतलब सुकून। कल मतलब, और काल मतलब होता है समय या अवधि, कहते तुम्हारा काल आ चुका है, तुम्हारा समय आ चुका, तुम्हारी अवधि आ चुकी है। तो काल मतलब होता है समय या अवधि, और कल मतलब होता है मधुर और कोमल या चैन। एक होता है काश, एक होता है काश। काश मतलब होता है इच्छा, कहते हैं काश ऐसा होता कि मैं ये होता, काश ऐसा होता कि मैं वो होता, काश मेरे साथ ये हो जाता, ऐसे कहते हैं। इच्छा आदि, इच्छा आदि सूचित करने वाला शब्द होता है, उसको बोलते हैं काश। लेकिन काश होता है शरद ऋतु में फूलने वाली एक लंबी घास, ये कांस। आपने देखा है कभी नहर और किनारे जब जाओगे तो वहां पर खूब लंबी लंबी घास रहती है, खूब ऊंची ऊंची घास, उसको काश बोलते हैं, काश। और एक काश ये होता है कि काश ऐसा होता है, उम्मीद वाला शब्द होता है ये।
सूचित करने वाला शब्द होता है, इच्छा सूचित करने, काश मुझे ऐसा होता, काश मैं वो होता, काश ये होता, कुछ इस तरह से। एक होता है क्रांति, एक होता है कांति। कांति होता है चमक या आभा, उसको बोलते हैं कांति, और क्रांति बोलते हैं परिवर्तन एवं उलटफेर कर देना, क्रांति उसका बोलते हैं। अब विप्लव भी बोल देते हैं। 1857 क्रांति बोलते हैं, 1857 को विप्लव बोलते हैं। आपके एग्जाम में हो सकता है क्रांति नाम भी लिख के दे दे, या आपको विप्लव लिख के दे दे वो, तो कहता है 1857 की क्रांति, 1857 में विप्लव भी करके आता है। कांति मतलब चमक या आभा, और वहीं पे कृत मतलब किया हुआ, कोई काम कर दिया गया उसको बोलते कृत, और बोलते क्रीत मतलब खरीदा हुआ। अगर कुछ चीज जाके आपने खरीद लिया उसको बोलते क्रीत, और कृत हुआ कोई काम आपने कर दिया, तो किया हुआ बना हुआ उसको बोलते कृत कृत। लेकिन अगर कृत है तो उसका मतलब तो खरीदा हुआ। एक होता है कृति, एक होता है कृति। कृति और कृति, कृति होती है रचना, और एक होता है कृति जिसने अच्छे कार्य किए हैं उसको बोलते कृति, यानी जो उसने काम किया उसको बोलते कृति, जो काम हुआ वो कृत हो गया, जो खरीदा गया उसको बोलते कृत बोला गया, जो कृति है उसको बोलते रचना बोला गया। कृति ऐसे बोले, कृति तो रचना बोलेंगे, कृ रचना, ठीक। एक होता है कुंडल, कुंडल मतलब होता है बाली या कान की बाली होता है, कुंडल पहना हुआ है, बाली पहना हुआ। एक होता है कुंतल, यानी सिर के लंबे बाल को बोलते हैं कुंतल। कुंतल सिर के लंबे बाल, और कुंडल होता है बाली, ठीक है। एक होता है कुल, एक होता है कुल। कुल मतलब होता है सब या पूरा या वंश। जब हम पूरा वंश की बात करते कहते कि कौन से कुल से हो, कौन से वंश से हो, कौन से संबंध रखते हो, कहाँ से संबंध रखते हो, उसको बोलते कुल। लेकिन एक होता है कूल, जिसका मतलब होता है किनारा या तट, ये नदी है उसका जो किनारा उसको बोलते हैं कूल, ठीक है। एक होता है कोश, एक होता है कोश, ये भी कोश होता है। ये वाला कोश जो शब्द कोश है, ये वाला कोश खजाना है, ये वाला कोश जिसको हम आकर बोलते हैं, आकर। एक होता है खाद और एक होता है खाद्य। खाद मतलब होता है उर्वरक जो हम खेतों में डालते हैं, और एक होता है खाद्य यानी खाने योग्य, खाद्य द, इसका मतलब ही होता है कि लग जाता है कहीं तो उसको मतलब योग्य बना देता है उसको, ठीक है। जब भी देखना आप समझ जाना। एक होता है ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। एक होता है गृह मतलब घर। ग्रंथि या ग्रंथ, ग्रंथि मतलब होता है गांठ या गिरा, आप बोलेंगे ग्रंथि, और ग्रंथ होता है मोटी पुस्तक। गत मतलब कुछ बीता हुआ, गति मतलब चाल है, चला रफ्तार, तो गत एवं गति, गत एवं गति, गत एवं गति, बीता हुआ या चाल रफ्तार। एक होता है गंड, एक होता है गण, गण गंड, और एक होता है गण। गण मतलब होता है समूह या जाति या दूत, और गण होता है जो गिना जा सके उसको बोलते हैं अगण, और जो न गिना जा सके उसको बोलते हैं अगण्य, जो बोलते हैं ना गण्य, ये गण्य है और ये अगण्य है। गण का उल्टा क्या हो जाएगा, अगण्य। आप याद रखना, विलोम भी पूछता है आपसे आपके एग्जाम में, तो विलोम के लिए भी आपको तैयार रहना है। एक होता है गिरा और एक होता है गिरा। अगर गिरा है तो बहुत महंगा है, बहुत बहुमूल्य, ये सामान बहुत गिरा है, क्या यार ऐसे बोलते हैं, बहुत गिरा है। और गिरा मतलब होता है वाड़ी या सरस्वती, गिरा। गिरा या गिरा, ये गिरा मतलब गिरने वाला गिरा नहीं है, ये गिरा वाड़ी या सरस्वती है। एक होता है गिरी, गिरी मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, उसको बोलते हैं गिरी। आगे देखते हैं चतुष्पद या चतुष्पथ। जब पथ की बात करेंगे, रास्ता की बात हो रहा है, इसका मतलब ये चौराहे की बात हो रही है। और चतुष्पद करेंगे तो यानी मतलब पद की बात हो रही है, जो चौपाया, चार पैरों वाला कोई ऐसा है जिसको हम चतुष्पद बोलेंगे। एक है चषक और एक है चषक। देखिए ये हो गया हमारा प्याला, ये भर गई शराब, याद रखिएगा ये प्याला, ये हुआ प्याला, इसमें भर गई शराब, ये प्याला भर गई शराब। क्या आपको याद आ रहा है? मैं क्या बताऊँ, एग्जाम में दिखेगा आपको, मैं बता रहा हूँ दिखेगा। ये प्याला, ये भर गई शराब, ये है प्याला और भर गई शराब, उसको बोलते मदिरा का प्याला। जिसमें शराब पीते हैं उसको बोलते हैं मदिरा का प्याला। तो चषक मतलब मदिरा का प्याला, और चषक मतलब होता है कसक। कहते हैं कितनी कसक है, कितनी चषक है इसमें काम करने की, वो चषक वो वाली बात कर रहा है। और चषक मतलब होता है मदिरा का प्याला। याद रखना, मैंने बोला ना मदिरा का ये प्याला है, उसमें भर दिया शराब, ये वाला शराब भर दिया। एक होता है चक्रवात, एक होता है चक्रवाक। जो चक्रवाक होता है ना, चकवा पक्षी होती है। अब चकवा चकई की दो कहानी है, एक चकवा पक्षी होती है और एक चकई, चकवा और चकई, चकई दो पक्षी होते हैं। ये तालाब यहाँ पे ऐसे करके है,
जब शाम होती है ना तो चकवा, पहले दिन भर दोनों साथ में रहेंगे, दोनों यहाँ दोनों साथ में अपना खा रहे हैं, फिर सब कुछ कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से घूम टहल रहे हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है ना तो ये चकवा यहाँ पे आ जाएगा और चकई यहाँ पे आ जाएगा, चकई यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों एक दूसरे खूब रोएंगे मिलने के लिए। पता नहीं कौन सा इनको भगवान ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने दे दिया उनको, ये दोनों खूब रोते हैं आपस में कि भाई जल्दी, कैसे जल्दी सुबह हो, मैं उनसे मिलूं। और जैसे ही सुबह होती है फिर दोनों जाके मिलके खूब रोते हैं बैठ करके, और उसके बाद फिर सब खुश, मिलते ही सब कुछ भूल जाते हैं, रोना भी था क्या। और दूसरे दिन फिर वही हाल, वहाँ वो चकवा मिल गया, हाँ चकई गिर गया। तो चकई जो है ना वो चकवा, चकवा पक्षी होता है, उसको उसको चक्रवात भी बोलते हैं, उसको चक्रवात। और चक्रवात होता है बवंडर होता है, चक्कर काटती तेज हवा उसको बोलते हैं, चक्कर काटती हुई तेज हवा बोलते हैं चक्रवात। एक होता है चारू, एक होता है चार। चारू, देखो राम में एक ऐसे लगती है मात्रा और राम में एक मात्रा ऐसे लगती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बड़ा ऊ की मात्रा है और एक छोटा ऊ की मात्रा है। जो हम ऐसे लिखते हैं ये बड़ा ऊ है, और ये ऐसे लिखते हैं छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ ये वाला है, बड़ा ऊ ये वाला है, ठीक है। इसमें चारू जो है ना, चारू मतलब होता है सुंदर, और छोटा ऊ वाला है चारू। और चार मतलब होता है तीन और एक, एक का योगफल। तीन और एक अगर जोड़ दोगे जो चार आता है उसको बोलते हैं चार। एक होता है चालाक, एक होता है चालक। चालक मतलब चलाने वाला, चालाक मतलब चतुर या चालबाज। एक होता है चीता, एक होता है चिता। चीता मतलब बाघ की जाति का एक हिंसक जंतु होता है, और चिता मतलब शव जलाने के लिए चुनी हुई लकड़ियों का ढेर, उसको बोलते हैं चिता। शव जलाने के लिए चुनी हुई लकड़ियों का ढेर उसको बोलते हैं चिता। एक होता है चीर और एक होता है चिर। चीर मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र होता है, और चिर मतलब होता है दीर्घकालिक, दीर्घकाल व्यापी या लंबे समय का। चिर स्थायी, चिरकालिक ऐसे बोलते हैं। और आपको ये चीर जब आप द्रौपदी पढ़ेंगे ना, द्रौपदी के बारे में, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, वहां पे होता है चीर हरण किया जाता है उनको, द्रौपदी का। तो वो चीर वहां से भी समझ सकते हैं आप चीर कौन सी बात हो रही है। तो चीर आपके एग्जाम में कभी भी आने की संभावना ज्यादा रहेगी। एक होता है छात्र, एक होता है छत्र। जब हम छात्र कहेंगे तो उसको बोलेंगे विद्यार्थी, जब हम कहेंगे छत्र उसको बोलेंगे राज सिंहासन पर लगी छतरी या छाता। यही छत्रप जो है ना, आप मुझे बताओ एंशिएंट में कौन सा राजा था, क्या वो शक था क्या जिसने खुद को छत्रप कहा था? आपको कंफर्म करना है बस, क्या वही था जो गुजरात में शासन कर रहा था, शासन गुजरात में कर रहा था, उसको बोला गया था छत्रप, बोला गया था उसको। तो छत्र और छात्र, छात्र विद्यार्थी, छत्र होता है राज सिंहासन पर लगी छतरी और छाता, या छाता उसको बोलते हैं। एक होता है जलज, मतलब कमल, जल से उत्पन्न, आपके पर्यायवाची में आएगा। एक होता है जलद, जलद मतलब होता है बादल, और एक होता है मेघ। जल में अगर जा लग जाए तो ये जल की बात करेगा, ये किसकी बात करेगा? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अगर जा लग जाए तो जल की बात नहीं करेगा। तो जल की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? फिर वो कमल की बात करेगा, जल से उत्पन्न की बात करेगा, जलज। और अगर द है, जलद, ये द है, ये बादल, मेघ, इसकी बात करता है, बादल। ये द आप याद रख सकते हो बादल, और ये जा आप याद रख सकते हो जल, ठीक, ये समझना आप। जलज और जलद, ये आपके एग्जाम में पर्यायवाची पूछेगा। एक होता है जरा, एक होता है जरा। जो जरा है ना वो उसको बोलते हैं बुढ़ापा, और जो जरा होता है उसको बोलते हैं थोड़ा सा कम। कहते हैं ना जरा इधर आइए, इसका मतलब बुढ़ापा इधर आइए, ऐसे बोल रहे तुम नहीं। आपको बोलना, अगर किसी को बुलाना था बोले जरा इधर आइए, जरा इधर आइए, जरा, जरा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, बहुत जरा सा है ये। अगर आपने किसी को कुछ दिया सामान, बहुत जरा सा, थोड़ा और दो यार, बोलते हैं ना, तो वो जरा है वो, ठीक है। एक होता है जड़, एक होता है जर। कहते हैं ना जर जमीन, जर जेवर, जन जमीन जर जेवर ऐसे बोलते हैं। तो ये जर जो है ना धन दौलत है, धन संपत्ति है। और जड़ होता है जिसमें जीवित ना हो उसको बोलते हैं जड़। जड़ या निर्जीव कोई है, कोई निर्जीव है, कोई जड़ है, तो उसको बोलेंगे हम जड़। एक होता है तृप्त और एक होता है तप्त। अगर तृप्त है, अघाया हुआ या संतुष्ट, किसी चीज एकदम अघा गया, एकदम से किसी से एकदम संतुष्ट होकर, उसको बोलेंगे हम उसको बोलेंगे तृप्त। और तप्त क्या है? तपाया हुआ या गर्म बहुत है, कहीं बहुत ही तप्त है ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि तृण या त्राण। तृण बोलते हैं घास या तिनका को, और त्राण बोलते हैं रक्षा बचाव के लिए, बोलते हैं त्राण बोलते हैं उसको।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और देखिए इसके आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके आगे हम चलते हैं, तब और तब। तब मतलब इसके बाद क्या हुआ, तुरंत बाद क्या हुआ। तब मतलब होता है तेरा और तुम्हारा, कहते हैं तेरा, तेरा ऐसा होगा। तब, तब संस्कृत वर्ड होता है तब, ये संस्कृत वर्ड होता है, उसका मतलब तेरा या तुम्हारा। तड़ाक मतलब फौरन, झटपट, तड़ाक से काम किया। तड़ाक मतलब होता है तालाब या जलाशय। ये आपसे पूछेगा आपकी पर्यायवाची में, तो वो पड़ाग होता है, तड़ाक, सॉरी तड़ाक होता है। तड़ाक को आप ऐसे तालाब या जलाशय कैसे कहोगे। एक होता है तरु। तरु मतलब होता है वृक्ष या पेड़। तरु मतलब होता है वृक्ष या पेड़, और वहीं पे तर का मतलब होता है गीला या आर्द्र। कहते हैं ना कि लाओ थोड़ा गला गीला कर ले, थोड़ा गला तर कर ले, तो उसको बोलते हैं तर। तर यानी गीला और आर्द्र। आगे एक होता है तरुणी, एक होता है तरुणी। जो तरुणी है ना, उसको बोलते हैं युवती, और जो तरुणी है उसको बोलते हैं नौका। आपके एग्जाम में ये वाला आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तरुणी यानी नौका वाला आ सकता है आपके एग्जाम में। कि तरुणी किसको बोलते हैं, और आप याद रखिएगा आपको, आपका जो जो ऑप्शन बनाया जाएगा वो इन दोनों से बना सकता है। युवती भी लिख सकता है और नौका भी लिख सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए ध्यान से आप इस वाले को, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100% एग्जाम के लिए है, ये याद रखिएगा आप। तो तरुणी होता है युवती, या तरुणी होता है नौका। युवती या नौका होता है वो, तरुणी या तरुणी। ठीक है, तुरंग मतलब हुआ घोड़ा, और तरंग मतलब हुआ लहर। ये वाला पूछेगा आपसे एग्जाम में, में दिखता भी है। तुरंग मतलब होता है पर्यायवाची है, ये घोड़े का पर्यायवाची तुरंग होता है। ठीक है, और भी है घोटक है ऐसे करके, और भी इसके अलावा भी है। जब पढ़ेंगे पर्यायवाची तो बताएंगे कौन कौन सा है। एक होता है दंश। दंश मतलब डंक मारने या दांत काटने का किया। दश, दश मतलब होता है 10, दश यानी 10, और दशम नहीं मतलब दशम बोलते हैं जब। और दंश होता है डंक मारने या दांत काटने की क्रिया, उसको बोलते हैं हम दंश। उसके बाद द्रव्य पदार्थ है या वस्तु है या धन दौलत, उसको बोलेंगे द्रव्य। लेकिन जो द्रव है उसको बोलेंगे तरल पदार्थ। बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि किसको द्रव्य बोले, किसको हम द्रव बोले। जो पर द्रव्य की अवस्था बोलते हैं, तो इस द्रव्य की अवस्था 3 होती है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला द्रव तरल पदार्थ है, और ये द्रव जो है पदार्थ है, जिसको पदार्थ की अवस्था बोलते हैं। ये वस्तु है, ये घनत्व भी। एक होता है दारू। दारू मतलब होता है शराब, और एक होता है दारू मतलब काष्ठ या देवदार वृक्ष। आपसे पूछेगा दारू का मतलब क्या होता है, याद रखना। अगर ये रा के बाद छोटा लगा है, ये रा के बाद जो है बड़ा लगा है, तो आप समझ लीजिए ये बड़ा और ये छोटा, तो इस तरह लगा, दोनों का अर्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा है तो दारूबाज है, छोटा है तो वो लकड़ी या काष्ठ या काष्ठ है, देवदार वृक्ष भी बोलते हैं दारू को। एक होता है द्यूत, एक होता है दूत। दूत, एक होता है दूत। अभी इस दूत में क्या है पता है, इस दूत में एक आधा दा है, दूसरा पूरा दा। दूत उसको बोलते हैं जुआ। और एक दूत संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति। एक होता है नद, मतलब होता है बड़ी नदी, और नद मतलब होता है झुका हुआ या विनीत। विनीत मतलब झुका हुआ, या नद मतलब भी होता है झुका हुआ। एक होता है नशा, मादक द्रव्य। मादक द्रव्य के सेवन से होने वाली दशा, उसको बोलते हैं नशा। एक होती है निशा, रात्र होती है, रात या रात्रि। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा निशा का मतलब क्या होता है, रात्र या रात्रि। ठीक, उसको बोलेंगे निशा बोलेंगे। नाड़ी और नारी, नारी मतलब स्त्री, नाड़ी मतलब शरीर की रक्त वाहिनियां जिसको सिराएं, उसको बोलते हैं नाड़ी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम नाई देखते, नाई और नाई। जो नाई है वह भक्ति भांति और तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भांति, उसकी नाई, उसकी जो है तरह, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और नाई मतलब होता है जाम की बात करते हैं। एक होता है नागर, एक होता है नगर। नागर मतलब होता है नगर में रहने वाला, और नगर मतलब होता है शहर। एक होता है नाहर, नाहर मतलब होता है शेर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पर्यायवाची पूछेगा, नाहर का पर्यायवाची क्या होता है, आपको बताना शेर।
और नहर का मतलब होता है सिंचाई का जल, सिंचाई का जलमार्ग, सिंचाई का जलमार्ग बोलते हैं नहर, सिंचाई का जलमार्ग बोलेंगे नहर। एक होता है निर्गम, एक होता है निगम। निर्गम और निगम, निर्गम और निगम। निर्गम बोलेंगे निकासी को या बाहर जाना होता है निगम, और निगम बोलेंगे महापालिका नगर को। निगम होता है और निर्गम मतलब होता है निकासी या बाहर जाना, गम मतलब होता है जाना और निर् लगा दो उसमें तो बाहर जाना या निकासी या निकालना। एग्जिस्ट तो जिसको बोलते हैं एग्जिस्ट करना, वो चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए प्लीज़, अगर आपको समझ में आ रहा है तो करिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ और आपका एग्ज़ाम और आसान हो जाए। मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। एक होता है निशाचर, एक होता है निशाकर। निशाकर होता है चंद्रमा, आपके एग्जाम में पर्यायवाची पूछेगा, चंद्रमा का पर्यायवाची पूछेगा आपसे, तो आपको बताना है निशाकर होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची और भी होता है, लेकिन आप ये हम पूछेंगे आपको बाद में, याद रखना है सबको। और निशाचर होता है रात में चलने वाला, और एक होता है निर्वाण और एक होता है निर्वाण। निर्वाण जो होता है ना, बनाने की क्रिया या रचना होती है, निर्वाण होता है। निर्माण उसको बोलते हैं बनाने की क्रिया, कहते हैं ना कोई निर्माण हो रहा है, कोई रचना हो रही है इस तरह से। और निर्वाण बोलते हैं मुक्ति, मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति, हमको बोलते हैं उसको निर्वाण कह देते हैं उसको, मुक्त या मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं उसको। अब जो वर्ड है निमित्त और नमित, निमित्त वर्ड और नमित्त वर्ड देखो। नमित्त क्या होता है, नमित्त मतलब होता है झुका हुआ, और निमित्त होता है कारण से, उद्देश्य से। किस कारण से आए हो यहाँ पे, किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हो, किस निमित्त से यहाँ पे आए हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि वीडियो देखने किस निमित्त से आए हो आप, तो समझ जाना कि ये निमित्त मतलब होता है किस कारण से यहाँ पे आए हो। तो वीडियो आप जो देख रहे हो किस निमित्त से देख रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, तो आप कहो किस निमित्त से करूँ, मैं कहता हूँ कह दूंगा कि निमित्त ये होगा कि आपको अच्छी वीडियो मिल जाएगी। तो निमित्त का मतलब ये किस कारण से, कोई काम अगर आप कर रहे हो तो किस कारण से या किस उद्देश्य से, उसको बोलेंगे निमित्त। और जो झुका हुआ है उसको बोलेंगे नमित्त। अब हम देखते हैं नियत और नियत। नियत बोलेंगे हम नियमबद्ध या निश्चित को नियत बोलेंगे। कोई चीज नियत है ये नियमबद्ध है या निश्चित रूप से है। अब कोई चीज नियत है इसका मतलब इरादा या इच्छा, क्या नियत है तुम्हारी, क्या इरादा तुम्हारा, क्या इच्छा तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं। और नियत मतलब कोई चीज नियमबद्ध और निश्चित रूप से। इसमें देखते प्रकृति और प्रकृत। प्रकृत मतलब होता है स्वाभाविक, कोई काम आपने स्वाभाविक किया जो बनावटी ना, उसको बोलते हैं प्रकृत है ये, जो तुमने प्रकृत रूप से काम किया। और एक होता है प्रकृति, जो मूल तत्व होता है, मूल गुण होता है, धर्म या स्वभाव होता है, उसको बोलते हैं प्रकृति। आपका मूल तत्व क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, ऐसे बोलते हैं। और प्रकृत होता है आपका स्वाभाविक, जो ये बना हुआ बहुत प्रकृत है, ऐसा लग रहा है। फिर निश्चल देखते हैं और निश्चल देखते हैं। निश्चल और निश्चल। निश्चल अगर है तो छल मतलब होता है छलावा या किसी से धोखा देना। नी लग गया तो उसका मतलब उल्टा उल्टा उसका उल्टा हो जाएगा। तो निश्चल मतलब होता है छल रहित या सच्चा कोई है इंसान, कोई निश्चल है। और निश्चल मतलब होता है अचल या अस्थिर, कोई अचल है कोई स्थिर है, उसको बोलेंगे निश्चल, ऐसे बोले निश्चल बोलेंगे, ठीक है। अब प्रधान और परिधान। परिधान मतलब होता है वस्त्र या पहनावा, और प्रधान मतलब होता है मुख्य प्रमुख, ठीक है। पद त्राण और परित्राण। पद त्राण और परित्राण। पद त्राण होगा जूता, आप क्या आप पद, पद मतलब होता है पैर, त्राण मतलब होता है पहनने वाले के लिए। और यहाँ पे परित्राण पूरा बचाव करना है, अनिष्ट का निवारण करना है, उसको बोलेंगे परित्राण। आगे देखेंगे आप नीति और नीति। नीति नीत, नीति है मतलब नियम कानून, रीति कहते हैं क्या नीति लगा रखा तुमने। और अगर नीत की बात करा तो मतलब लाया हुआ। और नीरज, ज लगा हुआ जल से संबंधित, जल से उत्पन्न या कमल। और नीरद मतलब दा लगा हुआ बादल या बिना दांत का, याद रखना। नीरद जब दा लगेगा बादल, ज लगेगा जल से कुछ संबंधित कोई बात रहेगा, वहाँ नीरज और नीरद। एक होता पथ, एक होता पथ्य। पथ मतलब होता है रास्ता या मार्ग, और पथ्य मतलब होता है रोग में लाभकारी आहार। ये पथ वो है, जैसे मान लीजिए कोई रोगी है तो क्या खा सकता है, वो उसको बोलते हैं कि वो आहार बोलते हैं पथ्य। कहते हैं ना कि रोगी को पथ्य दो, पथ्य दो, इसका मतलब एक ऐसा आहार दो जो उसके लिए सुटेबल हो, ऐसा बोलते हैं। एक होता है परवाह करना, एक होता है प्रवाह। प्रवाह, परवाह मतलब होता है फिक्र करना, चिंता करना किसी की बहुत ज़्यादा, सोचना जिसके बारे में बहुत परवाह रहती है कि यार कहाँ से कहीं इधर इधर न जाए वो। एक होता है प्रवाह, जो धारा प्रवाह बात बोलते हैं ना, धारा प्रवाह या बहाव या धारा, ठीक है। एक होता है पुरुष, एक होता है परुष। परुष मतलब होता है कठोर और कर्कश, याद रखना। परुष का मतलब होता है
कठोर या कर्कश, ये आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। परुष मतलब होता है कठोर या कर्कश, ये विलोम में आता है, ये वाला ज्यादातर विलोम में आता है। परुष का विलोम क्या होता है आगे हम देखेंगे। और परुष, पुरुष मतलब होता है नर, नर या मर्द, मर्द भी बोलते हैं पुरुष को, ठीक है। आगे देखिए, प्रासाद और प्रसाद, प्रसाद हो जाएगा विशाल भवन और महल, उसको बोलते हैं प्रासाद। और प्रसाद होता है देवता को चढ़ाई गई वस्तु या कृपा, जब हमको मिलता है प्रसाद मिल जाए, वो कृपा को मिल जाए, उसको बोलते हैं प्रसाद। और प्रसाद बोलते हैं हम महल को बोलते हैं, विशाल भवन होता है महल होता है उसको बोलते हैं प्रासाद। और एक होता है पौष और एक होता है पास। पौष होता है बंधन या फांस, किसी को बांध लेना, किसी को फांस लेना, उसको बोलते हैं पौष, पाश बोलते हैं उसको। और जो पास होता है उसको बोलते हैं निकट या नजदीक। तो पाश भी वर्ड होता है और पास भी वर्ड होता है, पास और पाश दोनों होता है ना। और एक पास मतलब होता है मेरे पास आ जाओ, मेरे नजदीक आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं प्रहार और प्रहर। प्रहार मतलब होता है आघात करना, वार करना, किसी पे प्रहार कर देना, किसी पे अटैक कर देना, उसको बोलते हैं प्रहार। और प्रहर बोलते हैं पहर, 3 घंटे का समय, उसको बोलते हैं प्रहर, प्रहर बोलते। कहते हैं कौन सा प्रहर चल रहा है, आपसे पूछेगा कि प्रहर होता है सही कि पहर होता है सही, दोनों सही है, प्रहर भी सही है प्रहर भी सही है। अब आपसे पूछेगा तत्सम और तद्भव पूछेगा। अभी क्या होता है तत्सम और तद्भव, हम आपको आगे बताएंगे तत्सम तद्भव क्या होता है, बस आप बने रहेंगे मेरी वीडियो को लेकर के, तब बताएंगे हम आपको। क्योंकि लंबा है ना इसलिए थोड़ा बता नहीं सकता यहाँ पे। तो प्रहार होता है आघात करना या वार करना, और प्रहार मतलब होता है पहाड़, ये 3 घंटे का समय होता है। एक होता है परिच्छेद, एक होता है परिच्छद। परिच्छेद होता है अध्याय या पुस्तक होता है, और परिच्छद होता है ढांकने की वस्तु या पहनावा, परिच्छद बोलते हैं उसको, ठीक है। परजन्य या परिजन, परजन बरसाती मेघ उसको बोलते हैं परजन्य, या इंद्र को बोलते हैं परजन, इंद्र को बोलते हैं। तो इंद्र वाला आपका जो ये पर्यायवाची में आ जाएगा कि परछन्य, तो पर्जन्य है तो अगर इंद्र को बोलेंगे, और परिजन है तो परिवार के आश्रित लोग बोलते हैं परिजन, उसको बोलते हैं परिजन, यानी परिवार के आश्रित लोग। और परजन्य बोलते हैं बरसाती मेघ या इंद्र को बोलेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं पवन और पावन की। पावन होता है पवित्र और निर्मल, कहते हैं ना कि पावन धरती पर हमने कदम रखा आपके, तो पवित्र धरती में या निर्मल धरती पर रखा। और पवन मतलब होता है हवा, ठीक है। पर्यंक और पलंग, आप याद रखना, इसको संभावना रहती है एग्जाम में आने की, पर्यायवाची पूछने के लिए। तो पर्यंक मतलब होता है, और पर्यंक जो है ना आपको वो तत्सम तद्भव में भी पूछ लेता है, याद रखना। पर्यंक और ये पलंग, आप पलंग आपसे वहां पे पूछेगा, 100% पूछेगा, याद रखना। तो पर्यंक होता है पलंग और पर्यंत होता है तक, कब तक काम करना है। हम कहते हैं ना कि पर्यंत लगा लगा के कोई काम करते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बता रहा कौन सा होता है। पर्यंक होता है और पर्यंत होता है, तो पर्यंत होता है तक। उसके बाद हम बात करते हैं बलि और बलि की। जो बलि है वो बलवान या ताकतवर है कोई, और बलि है देवता को चढ़ाया हुआ, जो चढ़ाते हैं हम देवता को चढ़ाने के लिए पशु वध करते हैं, उसको बोलते हैं बलि। और एक होता है बलि यानी पहलवान, तो बहुत बलि हो, तुम बड़े बलवान हो टाइप कैसे बोलते हैं, वो बलि, ये वाला बलि है। अब हम देखते हैं परिणाम और परिमाण। परिणाम होता है फल या नतीजा, क्या परिणाम निकला, क्या नतीजा निकला है, उसको बोलते हैं परिणाम। और परिमाण बोलते हैं मात्रा या माप, कितना, कितनी इसका परिमाण क्या है, कितनी इसकी मात्रा है, कितना इसका माप है, तो वो परिमाण होता है वो, ठीक है। एक होता है बारिश, वारिश और वारिश। वारिश, बारिश हो गई वर्षा, और वारिश हो गई उत्तराधिकारी, और बारिश हो गया समुद्र। आपके एग्जाम में जो पर्यायवाची आएगा वो यह तुरंत नोट करिए, मैंने हाईलाइट कर रहा था, मैं आपको बीच बीच में आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख सकते हैं, आप उसको अलग से लिख सकते हैं कि बारिश का मतलब होता है समुद्र। एक होता प्रथा, एक होता प्रथा। प्रथा आपको पता ही है, परिपाटी या रीति रिवाज। जो प्रथा उसका मतलब होता है पांडवों की माता कुंती थी, उसका नाम था प्रथा। पांडवों की माता कौन थी, कुंती, यानी कुंती का एक नाम आपको प्रथा भी है, याद रखना। इस कुंती के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथा किसकी पर्यायवाची है, आपको ऐसे पूछेगा, आपको बताना कुंती की पर्यायवाची है। एक होता है भाव, एक होता है भव। भाव कहते हैं भव होता है संसार, कहते हैं भव सागर में हम आ गए हैं, इस संसार में हम आ गए हैं। भाव मतलब अर्थ होता है, आशय होता है, किस भाव से पूछ रहे हो, किस भावना से पूछ रहे हो, किस अर्थ में पूछ रहे हो, बोलता है किस भाव। तो वो भाव क्यों अर्थ में लेता है, ये अर्थ में भी लेता है, आशय भी लेता है, भावना भी लेता है वो, उसको बोलते हैं हम भाव बोलते हैं।
और भव मतलब होता है संसार। एक होता है प्रमाण, एक होता है प्रणाम। प्रमाण होता है सबूत चाहिए मुझे, और प्रणाम होता है नमस्कार या अभिवादन, प्रणाम करते हैं हम आपको। एक होता है वात, एक होता है वायु। वात, जो वात होता है वो वायु होता है, या गठिया रोग को भी वात बोलते हैं, गठिया रोग को भी हम वात बोल देते हैं। एक होता है बात, यानी कथन भी होता है, वचन भी होता है, वस्तु या विषय होता है। उसके बाद हम बोलते हैं प्रस्तार या प्रस्तर। प्रस्तार जो होता है वो फैलाव, प्रस्तार होता है या फैलाव या फैलाना, और प्रस्तर होता है पत्थर, प्रस्तर होता है। और प्रताप होता है प्रभुत्व का दबदबा या तेज, प्रभुत्व का दबदबा या तेज, उसको बोलते हैं प्रताप का, तो बहुत प्रताप है उसके अंदर, तो बहुत तेज है उनके अंदर। तेज, उसके अंदर तेज मतलब होता है बहुत ब्राइट है, बहुत समझदार है, मतलब उससे चमकता रहता है। अब ये नहीं ग्लो लगा रखा, मतलब उसके अंदर से वो जो इनर्शियल पावर है वो बहुत खतरनाक है उसकी, बहुत अच्छी है, तो बोलते हैं बहुत उसका प्रताप, उसके चेहरे बहुत तेज है, ऐसे बोलते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं है। परिताप बोलते हैं दुख या शोक या संताप। ये परिताप होता है ताप से बना हुआ, ताप से। कोई दुख में है, कोई शोक में है, कोई संताप में, उसको बोलते हैं परिताप। ठीक है। अब मैंने आपको ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है अनेक शब्दों, मिलते जुलते शब्द वाले उच्चारण सेम थे, मिलते जुलते, लेकिन अर्थ उनके टोटली भिन्न थे, हमने उसको देखा था। ठीक है। और अब हम आपको जो पर्यायवाची है वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना है आपको। मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जो क्या होता है कि कोई एक दो वर्ड है जिसका उच्चारण लगभग सेम रहता है, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल अलग रहता है, अर्थ बिल्कुल अलग होता है, हमने उसको पढ़ा दिया है। और उसमें से आपको मैंने हिंट किया कि पर्यायवाची के बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए आता है। इस तरह से वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है। और अगली वीडियो आपको पर्यायवाची के लिए इंतजार करना है, आपको मिलेगी अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।